जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर आज रहेगी 18, यानी 18 नंबर क्लास होगी। और 18 नंबर क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा सृजनात्मकता, यानी हिंदी में क्या, सृजनात्मकता, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। तो इस प्रकार सृजनात्मकता पे ये क्लास रहेगी, क्रिएटिविटी पे रहेगी। पूरी सृजनात्मकता से संबंधित इस वीडियो में पूरा चैप्टर रहेगा सृजनात्मकता का। तो आप इस क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है, ताकि हम सृजनात्मकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं कि सृजनात्मकता से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन सृजनात्मकता से पक्के आते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि सृजनात्मकता से संबंधित क्लास को मिस नहीं करना है, और अपने को पूरी क्लास अपने को लगानी है। तो सृजनात्मक से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, और पूरा वीडियो बगैर स्किप किए आपको देखना है। और सृजनात्मकता से संबंधित जो 2 क्वेश्चन आते हैं उन 2 क्वेश्चन को अपने को पक्का कर लेना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। रेट में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, और सी टेट और एच टेट में भी सृजनात्मकता टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता वाला। सृजनशीलता या सृजनात्मकता, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। तो इस प्रकार सृजनात्मकता से संबंधित अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने यहाँ समझेंगे, जानेंगे। और जो भी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन 2 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, गलत न हो। तो इसलिए ये काम अपने तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को अच्छी प्रकार से आप देखेंगे, और साथ साथ में अपने शॉर्ट में नोट्स आप बनाएंगे। तो जब आप वीडियो देख करके शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे तो सृजनात्मक संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और न ही हम छूटेगा, और ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक टॉपिक से हमने जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो हमने एक रणनीति के साथ अपने को तैयारी करनी है कि हमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो इसलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का आधार अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी चिंतन डिवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता का स्तर और सिद्धांत, ये तमाम बातें हैं अपने इसके अंतर्गत टॉपिक में अपने अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि नए जो क्लास की वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, हमारी कोई क्लास छूटे नहीं। क्योंकि कंटिन्यू ये 18वीं क्लास है आपकी। इससे पहले 17 क्लास आ चुकी है। तो 1 से लेकर के टोटल 17 क्लास और ये 18वीं क्लास तक आप संपूर्ण पूरी क्लास से क्रम वाइज आप देख लेवें, और अपने नोट्स है वो तैयार कर लेवें। तभी हम साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस को हम कवर कर पाएंगे। तो इसलिए यदि पूरे सिलेबस को कवर करना है तो अपने को 1 नंबर से लेकर के लास्ट तक की सारी क्लासें अपने को देखनी पड़ेगी, और शॉर्ट में नोट्स बनाने पड़ेंगे। तब हम यानी साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस है वो हम कवर कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम हमारे से छूटेगा नहीं, और भी क्वेश्चन सही भी हम करके आएंगे। तो इसलिए जो साइकोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन आप करके आए, ये तभी कर पाएंगे जब आप इन क्लासों पे काम करेंगे। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी से बना है। सृजनात्मकता शब्द के हिंदी के सर्जन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यानी सर्जन शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी के सर्जन शब्द से बना है। सृजनात्मकता शब्द किससे बना है? हिंदी के सर्जन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यानी हिंदी में क्या होता है? निर्माण करना होता है। इसका मतलब कभी नई किसी वस्तु का, तथ्यों का निर्माण करना, और यही क्या है? सृजनात्मकता है। स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता है। यानी स्वयं की प्रेरणा हो सकती है, नवीन विचार हो सकते हैं, प्रतिभाओं के साथ किसी भी नई जो वस्तु का सर्जन करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। जिसके समानांतर विधायकता उत्पादन शब्दों का प्रयोग होता है। फादर कामिल बुल्के ने क्रिएटिक शब्द के समानांतर रचनात्मक सर्जक शब्द बनाया। डॉक्टर रघुवीर ने क्रिएटिव का अर्थ सर्जन उत्पन्न करना, सर्जित करना बताया है।
सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 30 वर्ष के बाद सृजनशीलता या तो स्थिर रहती है या फिर इसमें गिरावट आने लगती है। प्रारंभ में छात्राओं में सृजनात्मकता अधिक होती है और बाद में छात्रों में छात्राओं की तुलना में अधिक सृजनशीलता पाई जाती है। तो यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि एक तो सर्जन शब्द बना के से ये अपने को ध्यान रखना है कि ये अंग्रेजी में इसको क्रिएटिविटी कहते हैं और हिंदी के सर्जन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या होगा? निर्माण करना। तो कोई भी व्यक्ति यानी स्वयं की प्रेरणा से, नवीन विचारों से या प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। जिसके समांतर विधायकता, उत्पादन शब्दों का प्रयोग होता है। फादर कामिल बुल्के ने क्रिएटिव शब्द के समानांतर रचनात्मक सर्जक शब्द बताया। डॉक्टर रघुवीर ने क्रिएटिव का अर्थ सर्जन, उत्पन्न करना, सर्जित करना बताया है। सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। यानी इसकी शुरुआत, सृजनशीलता शुरुआत क्या होती है? बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और 30 वर्ष के बाद क्या है? सृजनशीलता या तो स्थिर रहती है और या इसमें गिरावट आने लगती है। प्रारंभ में छात्राओं में सृजनात्मकता अधिक होती है और बाद में छात्रों में छात्राओं की तुलना में अधिक सृजनशीलता पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी 30 वर्ष तक क्या है? सृजनशीलता एकदम चरम सीमा पे होती है। यानी सृजनशीलता का पूरा क्या हो जाता है? विकास बालक में हो जाता है। और उसके बाद 30 वर्ष के बाद धीरे धीरे क्या, या तो सृजनात्मकता स्थिर हो जाती है यानी उसके बाद सृजनात्मकता बढ़ती नहीं है, और या फिर गिरावट भी आने लग जाती है। तो इस प्रकार 30 वर्ष की अवस्था तक सृजनशीलता वो चरम सीमा पे होती है। वेबस्टर शब्दकोश यानी वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार सृजनशीलता क्रिएट शब्द से बना है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना या उगना होता है। परंतु क्रिएट को जब वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तो उसका अर्थ उत्पन्न होना या अस्तित्व में लाना हो जाता है। तो इस प्रकार यानी क्रिएट शब्द से क्या है? इसका अस्तित्व आया है यानी क्रिएटिविटी बना है और इसका अर्थ होता है अस्तित्व में आना या उगना। तो इस प्रकार ये सृजनात्मकता अपने क्या है यहाँ इससे भी स्पष्ट हो जाता है। क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता हिंदी में क्या कहते हैं? सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी और हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता सीटेट, एचटेट, केवीएस, रीट, एनवीएस, डीएसएसबी एग्जाम में ये आता है। तो इसलिए आप पूरे टॉपिक को आप देखिए। यदि आप इन सभी भर्तियों का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, उसके अलावा सेकंड ग्रेड का भी आप दे रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड का भी आप दे रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आती है सृजनात्मकता की परिभाषाएं आती हैं, यानी सृजनात्मकता से संबंधित परिभाषा भी पूछी जाती है। तो सृजनात्मकता की परिभाषाएं अपने देखते हैं, परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यानी इसमें क्या है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कोल व ब्रुस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। तो इस प्रकार कोल एंड ब्रुस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में, यानी सृजनात्मकता क्या है? मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता क्रिया है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यानी स्टेन क्या कहते हैं? जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है।
जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना है। क्या है? अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना है। तो इस प्रकार अपने को क्या है, इन परिभाषाओं को ध्यान रखना कि जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि सर्जनात्मकता का मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या, सर्जनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कोल एंड ब्रूस क्या कहते हैं कि सर्जनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता क्रिया है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से नई वस्तु का सर्जन करना क्या है, सृजनात्मकता। तो इस प्रकार ये कोटेशन बार बार पूछी हुई है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो कोटेशन डाली गई है वो महत्वपूर्ण कोटेशन ही दी गई है, जो एग्जाम में क्या है बार बार पूछी गई है, यानी बार बार उनको एग्जाम में पूछा गया है, दोहराया गया है। तो इसीलिए ऐसी कोटेशन, महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ पे डाली गई है। तो इन कोटेशन पे अपने को ध्यान देना है, क्योंकि बार बार पूछी गई है तो ये पूछी भी जा सकती है। यूनिवर्सल क्रिएटिव प्रोसेस, यानी ये यूनिवर्सल जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो इस प्रकार है। आइडेंटिफाई ए गोल, विश और अपॉर्चुनिटी। दूसरा है गैदर इनपुट एंड इंसाइट। तीसरा है क्लेरिफाई द चैलेंज। और चौथा है जनरेट आइडियाज। और पांचवा है प्रोटोटाइप एंड स्ट्रेंथ। और छठा है प्लान फॉर एक्शन। और सातवां है इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो इस प्रकार ये यूनिवर्सल प्रोसेस है सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। तो इन यूनिवर्सल इनको अपने को ध्यान रखना है। मम्मी कदासी। इसके बाद आता है सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया, यानी स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। ग्राहम ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। नंबर 1, आयोजन। आयोजन के अंतर्गत व्यक्ति समस्या था उससे संबंधित तथ्यों को सम्मिलित कर गहराई से अध्ययन करना है। दूसरा है उद्भवन। उद्भवन अवस्था में चेतन समस्या का कार्य नहीं कर पाती है, लेकिन अचेतन मन में यानी गतिशील रहता है। परिणाम स्वरूप इससे प्रेरणा तथा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। और तीसरा है प्रबुद्धि। अचेतन से अंतर्दृष्टि मिलती है और जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। और चौथा है वितरण। चतुर्थ अवस्था में आंकड़ों, विचारों आदि तथ्यों की जांच की जाती है। तो इस प्रकार अपने को क्या है, ग्राहम ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया, यानी ग्राहम ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ग्राहम की ये अवस्थाएं किसकी है, ग्राहम ने बताई है। तो इसलिए पहली अवस्था क्या है, आयोजन। किसके बारे में चर्चा करता है, आयोजन के। आयोजन के अंतर्गत व्यक्ति समस्याओं से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित कर गहराई से अध्ययन करता है। दूसरी है उद्भवन, यानी उद्भवन अवस्था में चेतन समस्या का कार्य नहीं कर पाती है, लेकिन अचेतन मन में वह गतिशील रहता है। परिणाम स्वरूप इससे प्रेरणा का ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी है प्रबुद्धि। प्रबुद्धि में अचेतन से अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट मिलती है और जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। और चौथी है वितरण, यानी चतुर्थ अवस्था में आंकड़ों, विचारों आदि तथ्यों की जांच की जाती है। तो इस प्रकार ये 4 अवस्थाएं हैं सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया या प्रोसेस की हम बात करें तो ये 4 अवस्थाएं आती हैं। क्रिएटिव, इंस्पिरेशन, विजन, आइडिया और ब्रेनस्टॉर्म, माइंड, इमेजिनेशन और इनोवेशन, मोटिवेशन और नॉलेज, यानी ये क्या है, क्रिएटिविटी की एक प्रोसेस है। इस प्रकार अपनी क्या होती है, क्रिएटिविटी होके और अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सृजनात्मकता विकसित करने का ये एक माइंड जो प्रोसेस अपने यूँ कहें कि इस प्रकार सृजनात्मकता विकसित होती है। इसके बाद आगे आता है सृजनशीलता की विशेषताएं। तो यहाँ सृजनशीलता की विशेषताओं पे अपने को ध्यान देना है। सृजनशीलता की विशेषताएं, पहली है जिज्ञासा, दूसरी है ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, तीसरी है साहसी, चौथी है मौलिकता और नवीनता,
5वीं है दृढ़ निश्चय, 6ठी है संवेदनशीलता, 7वीं है स्व केंद्रितता, 8वीं है विचारों में व्यवहारिकता, 9वीं है कल्पनाशीलता और 10वीं है सौपन दृष्टि, 11वीं है अपरंपरावादी, 12वीं है दूरदर्शी, 13वीं है सार्वभौमिकता, 14वीं है परिश्रमी, 15वीं है धारा प्रवाहिता, 16वीं है परोपकारी प्रवृत्ति और 17वीं है परिहास तथा विनोदी प्रवृत्ति, 18वीं है जन्मजात व अर्जित। तो इस प्रकार ये हमारी प्रवृत्तियां हैं। पहली पे अपने को ध्यान देना है। पहली है जिज्ञासा, दूसरी है ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, तीसरी है साहसी, चौथी है मौलिकता और नवीनता, 5वीं है दृढ़ निश्चय, 6ठी है संवेदनशीलता, 7वीं है स्व केंद्रितता, 8वीं है विचारों में व्यवहारिकता और 9वीं है कल्पनाशीलता। और इसी प्रकार 10वीं है सौपन दृष्टि, 11वीं है अपरंपरावादी, 12वीं है दूरदर्शी, 13वीं है सार्वभौमिकता, 14वीं परिश्रमी, 15वीं धारा प्रवाहिता, 16वीं है परोपकारी प्रवृत्ति और 17वीं है परिभाषा विनोदी प्रवृत्ति और 18वीं है जन्मजात अर्जित है। तो ये इस प्रकार ये सृजनशीलता की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे बच्चे में जो सृजनशीलता मानी जाती है। और इसी जैसे यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये सृजनशीलता का कार्य है कि एक लकड़ी से जो नई वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि यही अपनी परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा था कि कोई भी नवीन कार्य करना, नवीन निर्माण करना, नवीन सर्जन करना, यानी नवीनता का चिंतन करना, ये तमाम है, ये सृजनशीलता की पहचान है। तो इसलिए यहाँ पे इसी प्रकार की सृजनशीलता का एक उदाहरण ये डायग्राम्स के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार एक बच्चा सृजनशीलता के अंतर्गत ऐसे नवीन कार्य करता है। तो इस प्रकार ये सभी जो सृजनशीलता की विशेषताएं हैं वो सृजनशीलता की पहचान है। ये भी एक सृजनशीलता है जो एक नए डायग्राम्स और नए पेंटिंग के साथ, यानी जो नई पेंटिंग के साथ नया कार्य किया जा रहा है, नया सर्जन किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये सृजनात्मकता का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आता है सृजनात्मकता का विकास आता है, यानी सृजनात्मकता का विकास। तो सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। सृजनात्मकता को क्या जाना जाता है? विधायकता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार क्या होता है, इस प्रकार से भी अपने पूछ लेते हैं कि सृजनात्मकता से संबंधित है, नीचे लिखेंगे विधायकता, इस प्रकार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक विधायकता लिख देंगे, बाकी अलग गलत दे करके आपसे पूछ जाएगा सृजनात्मकता से संबंधित कौन है। तो ये अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन के प्रति अपने को ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मकता या विधायकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी सृजनात्मकता या विधायकता का जब विकास होता है बच्चे में, वो जन्म से यानी बाल्यावस्था से, जन्म के बाद बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर और जब वो 30 वर्ष का बालक होता है तो वहां तक इसकी चरम सीमा होती है, यानी वो चरम पर पहुंच जाता है। और 30 वर्ष के बाद क्या है, किसी प्रकार की सृजनशीलता विकास नहीं होता है, या हो सकता है कि 30 वर्ष के बाद वो सृजनशीलता का ह्रास होना शुरू हो जाए या गिरावट आनी शुरू हो जाए, अपने यूं कहें। बालक को अधिक अनुशासनता नियंत्रण में रखने से सृजनशीलता का लोप हो जाता है, अतः बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से सृजनात्मकता का विकास होता है। यानी बालक पर अत्यधिक कठोर प्रतिबंध या इस प्रकार का कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बालक पे नियंत्रण कम होगा, नियंत्रण कम रखा जाएगा, उतने ही बालक में सृजनशीलता का विकास होगा। यानी बच्चे की जिज्ञासा की संतुष्टि हो, बच्चे में किसी प्रकार की जिज्ञासा न रहे और उसकी संतुष्टि हो, तो वो अच्छी सृजनशीलता को बढ़ावा देती है। क्योंकि जिज्ञासा जब बच्चे की संतुष्ट होती है तो वो नया कार्य करना, चिंतन करना, प्रोसेस करना, नया निर्माण करने के प्रति वो क्या होता है, अग्रसर होता है। तो इसलिए बच्चे की जिज्ञासा का विकास होना चाहिए। क्रिएटिविटी, यहाँ पे उसी प्रकार का ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सभी इस प्रकार जितनी भी मैंने आपको पहले बताई थी,
उसी प्रकार इनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और इसी ये प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे अपने सृजनात्मकता क्या होती है, विकसित होती है, और बच्चा क्या कर लेता है, सृजनात्मकता विकसित कर लेता है। आगे आता है सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व इस प्रकार बताए हैं। नंबर 1, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू गो बाउंड द करंट सिचुएशन। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मक तत्व पाया जाता है। यानी सृजनात्मकता के तत्वों के अंतर्गत पहले जो तत्वों की अपने चर्चा की है वो है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। एबिलिटी टू गो बाउंड द करंट सिचुएशन, यानी तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति से हटकर, यानी जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मकता तत्व पाया जाता है। यानी जो आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देने का जो प्रयास करता है, मूर्त रूप दे देता है, तो उसमें क्या सृजनात्मकता पाई जाती है। दूसरा क्या है, समस्या की पुनर्व्याख्या, री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। वकील, अध्यापक, व्याख्याता, नेता आदि इस रूप में सृजनात्मक कहलाते हैं कि वे समस्या की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। यानी समस्या की पुनर्व्याख्या, सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। वकील, अध्यापक, व्याख्याता, नेता आदि इस रूप में सृजनात्मक कहलाते हैं कि वे समस्या की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। तो इस प्रकार पुनर्व्याख्या से अपने क्या है कि समस्या की पुनर्व्याख्या की जा सकती है, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है। ये क्रिएटिविटी यानी बहुत सारे ऐसी माइंड में प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत थिंकिंग है, टैलेंट है, इंप्रेशन है। तो इस प्रकार ये तमाम इतने सारे जो कार्य होता है उससे क्या होती है, सृजनात्मकता का बच्चे के अंतर्गत विकास होता है, यानी सृजनात्मक चिंतन विकसित होता है। और इतनी सब चीजों से क्या है, एक नया कार्य करता है, नवीन निर्माण करता है। यानी जो भी नवीन कार्य करता है या नवीन निर्माण करता है वो उसकी क्या है, सृजनात्मकता है। तीसरा है, तीसरे पे आप ध्यान दें, तीसरा है सामंजस्य। तीसरा क्या है, सामंजस्य, एडजस्टमेंट। तीसरा है सामंजस्य, एडजस्टमेंट। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं वे सृजनात्मकता कहलाते हैं। यानी जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तो वे क्या है, सृजनात्मक कहलाते हैं। तो सामंजस्य में क्या होता है, ये भी सृजनात्मकता की पहचान है। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तो वे सृजनात्मक कहलाते हैं। चौथा है अन्यों के विचारों में परिवर्तन, यानी चेंजिंग द थॉट ऑफ अदर। ऐसे व्यक्तियों में भी सृजनात्मकता विद्यमान होती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये भी क्या है, सृजनात्मकता की पहचान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिलफोर्ड ने क्या किया था कि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व इस प्रकार बताए थे। ये तत्व किसके अनुसार हैं, गिलफोर्ड के अनुसार है, ध्यान रखना। गिलफोर्ड के अनुसार पूछे जाते हैं। पहला है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, दूसरा है समस्या समाधान की पुनर्व्याख्या, और तीसरा है सामंजस्य, और चौथा है अन्यों के विचारों में परिवर्तन। तो ये चार जो तथ्य हैं ये गिलफोर्ड ने अपने सृजनात्मकता से संबंधित दिए थे। किससे संबंधित दिए थे, सृजनात्मकता से संबंधित गिलफोर्ड ने ये चार तथ्यों के बारे में यहाँ चर्चा की है। तो गिलफोर्ड के कई बार तथ्य पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनाया जाता है कि निम्न में से गिलफोर्ड के अनुसार है, क्या बनाया जाएगा,
कि निम्न में से गिलफोर्ड के अनुसार है, निम्न में से गिलफोर्ड के अनुसार हैं। और नीचे आपका क्या होगा, एक इसमें से देंगे, चारों में से कोई भी एक है वो दे देंगे और बाकी 3 रॉन्ग दे देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस यानी सर्जनात्मकता और बुद्धि, यानी सर्जनात्मकता और बुद्धि का क्या संबंध होता है, तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में भी अपने को समझना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस बुद्धि, और क्रिएटिविटी सर्जनात्मकता, सर्जनात्मकता और क्रिएटिविटी यानी सर्जनात्मकता और क्रिएटिविटी किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सर्जनात्मकता के उसके बाद आते हैं सर्जनात्मकता के सिद्धांत। तो अपने सर्जनात्मकता के सिद्धांतों के बारे में अपने को यहाँ देखना है। सर्जनात्मकता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। सर्जनात्मकता के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइकोएनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जंग की अवधारणाएं हैं। रुचि के सशक्त विचलन, प्रतिस्थापन तथा उत्तेजनात्मक उपादान व्यक्ति को नवीन कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। पूर्व चेतना के विकास पर ही सर्जनात्मकता निर्भर करती है। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं जो सर्जनात्मक सिद्धांतों, पहला आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आधार है वो फ्रायड जंग की धारणाएं हैं। रुचि के सशक्त विचलन, प्रतिस्थापन तथा उत्तेजनात्मक उत्पादन व्यक्ति को नवीन कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं और पूर्व चेतना के विकास पर ही सृजनात्मकता निर्भर करती है। दूसरा है साचर्यवाद। रिबोट के अनुसार सृजनात्मकता संयोगों यानी बॉन्ड्स का पुनर्गठन है। निर्भरता, समानता तथा मध्यस्थता से साचर्य सृजनात्मकता के लिए उत्तरदायी है। यानी साचर्यवाद, रिबोट के अनुसार सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है। सृजनात्मकता क्या है, संयोगों का पुनर्गठन है। निर्भरता, समानता तथा मध्यस्थता से साचर्य सृजनात्मकता के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार अपने को क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और साचर्यवाद के अनुसार सृजनात्मकता, ये सृजनात्मकता के सिद्धांत हैं। तीसरा जो सिद्धांत आता है उस पे अपने को ध्यान देना। तीसरा सिद्धांत है अंतर्दृष्टिवाद यानी गेस्टाल्ट थ्योरी। अंतर्दृष्टिवाद है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट के प्रवर्तक थे वर्दीमर ने सृजनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान आदि की आलोचना करते हुए अवबोध पर बल दिया। किसने पर दिया, अंडरस्टैंडिंग पर बल दिया, अवबोध पर बल दिया। वर्दीमर के शब्दों में समस्त प्रक्रिया चिंतन की अविभाज्य रेखा है और यह विभक्त पदार्थों का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। कोई भी पद इस कार्य में आवश्यक तथा अवबोध नहीं है। प्रत्येक पद समस्त स्थिति का सर्वेक्षण करता है। यानी अंतर्दृष्टिवाद, जिसको अपने गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, अपने अंतर्दृष्टिवाद और क्या है गेस्टाल्ट थ्योरी। वर्दीमर ने सर्जनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान आदि की आलोचना करते हुए अवबोध पर बल दिया। किस पे दिया, अवबोध पर बल दिया। ये ध्यान रखना, किसने दिया, वर्दीमर ने। तो वर्दीमर के शब्दों में समस्त प्रक्रिया चिंतन की अविभाज्य रेखा है। यानी समस्त प्रक्रिया क्या है, वो चिंतन की अविभाज्य रेखा है और यह विभक्त पदार्थों का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। कोई भी पद इस कार्य में आवश्यकता अवबोध नहीं है। प्रत्येक पद समस्त स्थिति का सर्वेक्षण करता है। चौथा है अस्तित्ववाद यानी एक्सटेंडेंटलिज्म। अस्तित्ववाद मिलन तथा सामंजस्य में विश्वास करता है। अस्तित्ववादियों का विचार है सृजनात्मकता एक प्रक्रिया, एक कार्य, विशेष रूप से व्यक्ति और उसके संसार को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो अस्तित्ववाद ये भी एक सृजनात्मकता का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। अस्तित्ववाद मिलन तथा सामंजस्य में विश्वास करता है। किसमें करता है, मिलन और सामंजस्य में विश्वास करता है। अस्तित्ववादियों का विचार है कि सृजनात्मक एक प्रक्रिया, एक कार्य विशेष के रूप में व्यक्ति और उसके संसार को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये चौथा इसका सिद्धांत था, वो अस्तित्ववाद था। तो क्रिएटिविटी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से अपने क्या है, क्रिएटिविटी की थ्योरी है वो विकसित होती है। तो 4 सिद्धांतों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। पहला क्या है, पहला जो सिद्धांत है उसके बारे में अपने को देखना है मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइकोएनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। दूसरा है साचर्यवाद
एसोसिएशनिज्म थ्योरी साचर्यवाद है, और तीसरा है अंतर्दृष्टिवाद गेस्टाल्ट थ्योरी, और चौथा है अस्तित्ववाद थ्योरी। तो इस प्रकार ये चार क्या है, सृजनात्मकता के सिद्धांत हैं, और इन्हीं सिद्धांतों पे सृजनात्मकता क्या होती है, विकसित होती है। तो इस प्रकार सृजनात्मकता के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सृजनात्मकता की पहचान, सृजनात्मकता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता की पहचान क्या हो। सृजनात्मकता की पहचान करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सृजनात्मक बालकों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1, सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। दूसरा, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, सृजनशीलता की पहचान है कि जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह सृजनात्मक समझा जाता है। तीसरा, परिहास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यानी सृजनात्मकता की पहचान अपने कैसे करें, उनके क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि सृजनात्मकता की पहचान करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी शिक्षक को ये अति आवश्यक है कि वो सृजनात्मकता की पहचान करे। तो सृजनात्मकता की पहचान करें तो वो कैसे करेगा। सृजनात्मक बालकों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं, यानी मौलिकता के दर्शन होंगे सृजनशील बालकों में। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है, यानी जो सामान्य जो बालक होते हैं उनसे क्या होता है, उनका दृष्टिकोण है वो अलग होता है। दूसरा है स्वतंत्र निर्णय क्षमता, यानी उनके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो स्वतंत्र होती है। सृजनशीलता की पहचान है जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह सृजनात्मक समझा जाता है। यानी जो भी बालक निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह क्या होगा, सृजनात्मक समझा जाता है। तीसरा है प्रयास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी प्रयास प्रियता भी क्या है, सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद अगली है, चौथी है वह उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। पांचवी है सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, और छठी है सृजनशील बालकों में स्वायत्ता का भाव पाया जाता है। यानी अपने को चौथी, अपने क्या ध्यान दीजिए, चौथी है सृजनात्मकता, उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। यानी जो उत्सुकता है वो भी क्या है, सृजनात्मकता का आवश्यक तत्व है। पांचवी, सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। यानी जो सृजनशील बालक होगा उसमें संवेदनशीलता अधिक पाई जाएगी, ये भी सृजनात्मकता की पहचान है। और अगला है सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का भाव पाया जाता है। यानी सृजनशील बालक होते हैं उनमें स्वायत्तता का भाव पाया जाता है, यानी वो स्वायत्तता उसमें पाई जाएगी। तो ये सृजनशील बालकों की ये विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं के अंतर्गत अपने एक अध्यापक व इनकी पहचान कर लेनी चाहिए। जैसे पहले की अपने बात की, सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। इसी प्रकार दूसरी है स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है। सृजनशीलता की पहचान है जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह सृजनात्मक समझा जाता है। तीसरा है प्रयास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। और चौथा है उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। पांचवा है सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, और छठा है सृजनशील बालकों में स्वायत्ता का भाव पाया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है, सृजनात्मकता की पहचान है। तो जो जिस बालक के अंतर्गत है ये जो पहचान पाई जाएगी, यानी एक अध्यापक को इन पहचान का अपने को पता होना चाहिए। जब ये पहचान अपने बालक की कर लेते हैं तो एक सृजनशील बालक का हम पता लगा सकते हैं। तो अपने सृजनशील एक अध्यापक का दायित्व है कि वो सृजनशील बालक का पता लगाएं, क्योंकि सृजनशील बालक का जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक उस बालक को सृजनात्मकता की, यानी अपने यूं कहें कि सृजनात्मकता का माहौल हम नहीं दे पाएंगे। और जब बालक को सृजनात्मकता का माहौल, वातावरण नहीं दे पाते हैं तो फिर सृजनात्मकता का विकास इतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए बालक में सृजनात्मकता का विकास अति आवश्यक है। तो इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। क्रिएटिविटी लोडिंग, यानी जो क्रिएटिविटी जो लोडिंग होता है वो इस प्रकार यहाँ पे एक डायग्राम्स के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार क्रिएटिविटी लोडिंग होती है। जैसे ये यहाँ पे एक एक स्टेप करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्रिएटिविटी लोडिंग हो रही है इस प्रकार, यहाँ लास्ट तक संपूर्ण यानी पूरी क्रिएटिविटी लोडिंग हो जाती है।
तो जब अपने पहले शुरुआत की थी क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता थी, तब बताया था कि बालक की बाल्यावस्था से क्या था कि बालक की जो बाल्यावस्था है, यानी बाल्यावस्था से सृजनात्मकता का विकास शुरू होता है। और जब बालक की 30 वर्ष की आयु होती है तो उस समय क्या होता है, सृजनात्मकता चरम सीमा पे होती है। क्या होती है? चरम सीमा पे। यानी ये जो जिस प्रकार की ये सीमा यहाँ पे दिखाई गई है, ये जिस प्रकार यहाँ से जैसे ये बाल्यावस्था से शुरू हुई और इसी प्रकार विकास होता गया होता गया यहाँ तक, यानी जब ये जो ये पार्ट यहाँ तक भरा जाएगा तो यहाँ बालक की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। और ये जो सीमा है ये क्या है? ये सीमा है चरम सीमा। ये सीमा कौन सी है? चरम सीमा होगी। तो इस प्रकार अपने क्या है, ये जो इस प्रकार इस बाल्यावस्था से बालक की सृजनात्मकता का विकास होता चला जाता है और उसके बाद ये जो गैप यहाँ तक ये जो पूरा होता है, तो यहाँ तक पूरे होते समय यहाँ पे बालक की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और 30 वर्ष की आयु हमने पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु क्या है? सृजनात्मकता की चरम सीमा है। क्या है? सृजनात्मकता की चरम सीमा है। सृजनात्मकता की चरम सीमा होती है। तो और 30 वर्ष के बाद अपने देखें, यानी यहाँ आकर के अपने यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक अपने एक बालक की 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो 31वां साल होता है तो यह होता है फिर ये हास होना शुरू हो देता है वापिस इसका, यानी सृजनात्मकता का हास होना शुरू, या तो हास होना शुरू हो जाएगा या फिर ये बढ़ेगी नहीं, यहीं पे क्या है, टिक जाएगी। तो इस प्रकार 30 वर्ष के बाद हास भी होना शुरू हो जाता है और आगे वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए ये सृजनात्मकता का प्रोसेस होता है बालक के अंतर्गत। जिस प्रकार हमने अभी जाना कि 30 वर्ष तक का वो सर्वोच्च चरम सीमा होती है। उसके बाद आता है सृजनात्मकता के परीक्षण आते हैं, क्योंकि अब जब सृजनात्मकता की हमने पहचान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अलावा सृजनात्मकता का परीक्षण के माध्यम से हमने सृजनात्मकता का पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे सृजनात्मकता के परीक्षण कौन कौन से हैं जिससे बालक की सृजनात्मकता का पता लगाया जा सके? पहला आता है चित्र पूर्ति परीक्षण। पहला क्या है? चित्र पूर्ति परीक्षण। यानी जो डायग्राम्स होते हैं वो आधे डायग्राम्स बना करके बच्चे को दिए जाते हैं और बच्चे को डायग्राम्स क्या होता है, पूरा करना होता है। तो इस प्रकार जो बच्चा जो अधूरे डायग्राम्स को ऐसे पूरा करता है तो इसको अपने चित्र पूर्ति कहते हैं। तो ये जिस प्रकार का चित्र बना हुआ बालक का क्या होगा, ये इसके माध्यम से अपना सृजनात्मकता का पता लगा सकते हैं कि किस कुशलता के साथ उन्होंने चित्र परीक्षण इन्होंने किया। तो पहला है चित्र पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में अपूर्ण चित्र के सारे मौलिक चित्र बनाना और इस पर कहानी लिखना आदि कार्य करवाया जाता है। यानी पहले बच्चे को क्या अपूर्ण चित्र दिया जाता है और उस पे उसके क्या इसको पूर्ण करवाने के लिए बोला जाता है कि इसको पूर्ण किया जाए, मौलिक रूप से पूर्ण किया जाए और उसके बाद उस पे कहानी लिखी जाए। तो इस प्रकार चित्र पूर्ति करके और उसके बाद कहानी लिखना, ये क्या है, चित्र पूर्ति परीक्षण से यानी सृजनात्मकता का हम पता लगा सकते हैं कि कहानी लिखने के लिए बोला जाता है। दूसरा आता है वो आता है वर्त परीक्षण। इसमें छात्र को वर्त के अंदर अपनी इच्छा अनुसार चित्र बनाने को कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, एक छात्र को वर्त दे दिया जाता है और उस वर्त के अनुसार छात्र की इच्छा अनुसार चित्र इसके वर्त के अंतर्गत बनवाया जाता है। अब इस वर्त का प्रयोग करते हुए किस प्रकार एक मौलिक चित्र यहाँ बनाता है, तो जिस प्रकार का मौलिक चित्र छात्र इस वर्त के अंतर्गत यानी इस वर्त परीक्षण में जिस वर्त में वो चित्र बनाएगा तो वो किस प्रकार का चित्र उन्होंने मौलिकता के पूर्ण रूप से बनाया, तो इसी की कुशलता के आधार पे उसकी सृजनात्मकता का पता लगाया जाता है। तीसरा आता है टिन के डिब्बे। इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बों से नए प्रयोग करने को कहा जाता है। यानी इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बों से नए प्रयोग करने को कहा जाता है। तो ये टिन के डिब्बे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टिन के डिब्बे यहाँ पे दर्शाए। टिन के डिब्बे से क्या है, खाली डिब्बों से कोई नई चीज बनानी होती है, नई वस्तु का निर्माण करना होता है। तो इससे भी क्या होता है ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पता लगाया जा सकता है किन के डिब्बों का प्रयोग करके वो किस प्रकार एक नई आकृति बनाता है, नई वस्तु का निर्माण करता है। तो इससे भी क्या है, सृजनात्मकता पता लगा सकते हैं। चौथा है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। इस परीक्षण में प्रस्तुत खिलौने पर नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए कहा जाता है। यानी जो भी खिलौने होते हैं उन खिलौने पे क्या होता है, नए लेखबद्ध विचारों को लेखबद्ध करने के लिए नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए उनको कहा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, यानी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क के अंतर्गत होता है। इस परीक्षण में प्रस्तुत खिलौने पर नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए बच्चे को कहा जाता है। तो ऐसे क्या है, अपने सृजनात्मकता के इन परीक्षण बच्चे की सृजनात्मकता के परीक्षण अपने कर सकते हैं। तो किन किन परीक्षणों की चर्चा हुई अपने ध्यान देना है। नंबर 1 चित्र पूर्ति परीक्षण,
इसमें अधूरे बालक को अधूरे चित्र दिए जाते हैं और बालक को अधूरे चित्र को क्या करना है, बालक उस अधूरे चित्र को पूरा करता है और पूरे करने के दौरान उन्हें किस प्रकार एक मौलिक चित्र वो बनाता है और इसी मौलिक चित्र बना करके और उसके बाद उस चित्र पे उसको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और वो कहानी वो उसके अंतर्गत लिखता है। तो ये क्या है, चित्र पूर्ति परीक्षण में सृजनात्मकता पता लगाया जा सकता है। दूसरा है वर्त परीक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बच्चे को वर्त दिया जाता है और उस वर्त के अंतर्गत क्या है, अपनी इच्छा अनुसार चित्र बनाने के लिए कहा जाता है कि इस वर्त में आपकी इच्छा अनुसार चित्र बनाइए। तो उस वर्त में वो किस प्रकार वो मौलिक चित्र बनाता है, किस प्रकार की आकृति बनाता है, इसके आधार पर भी क्या है, अपने बालक का बुद्ध सृजनात्मक परीक्षण किया जा सकता है। तीसरा है टिन के डिब्बे, यानी बच्चे को क्या है, इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बों का प्रयोग करने को कहा जाता है। खाली डिब्बे दे दिए जाते हैं, खाली डिब्बे का प्रयोग करके एक नई आकृति बनानी होती है। क्या बनानी होती है? इन खाली डिब्बों का प्रयोग करते हो किस प्रकार की नई आकृति बनाता है, कैसे मौलिक आकृति बनाता है, उसी के आधार पर क्या है बच्चे का यहाँ पे सृजनात्मक परीक्षण कर लिया जाता है। चौथी है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, यानी इस परीक्षण में प्रस्तुत खिलौने पर नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए कहा जाता है। यानी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क है, इसमें परीक्षण में प्रस्तुत खिलौनों पर नए विचारों को लेखबद्ध करना होता है, नए विचारों को लेखबद्ध करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार चीजें हमारे सामने हैं, चित्र पूर्ति परीक्षण, दूसरा वर्त परीक्षण है, तीसरा टिन के डिब्बे, चौथा है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो ये चार ये अपने क्या है, यहाँ पे अपने को इन परीक्षणों के माध्यम से एक बच्चे की वो सृजनात्मकता का परीक्षण किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सृजनात्मकता परीक्षण है, कई बार पूछ ले जाते हैं, इन परीक्षण का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद ये क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस जो थिंकिंग है सृजनात्मकता की, वो इस प्रकार एक थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस सृजनात्मकता और बुद्धि किस प्रकार एक दूसरे प्रभावित होते हैं, ये सृजनात्मकता का एक प्रोसेस है। जिस प्रकार ये मैंने पहले बताया, बाल्यावस्था से यहाँ सृजनात्मकता शुरू होती है और यहाँ तक आते आते जो पूरी होती है तो यहाँ 30 वर्ष की चरम सीमा होती है। यानी बालक की 30 वर्ष की क्या होती है, यहाँ सृजनात्मकता की चरम सीमा होती है। तो इसके बाद यानी ये चरम सीमा जब पूरी कर लेता है और 30 वर्ष के बाद 31-32 वर्ष आगे जब बढ़ता है तो इस सृजनात्मकता में ह्रास होना भी शुरू हो जाता है या फिर यहाँ पे टिकी रहेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सृजनात्मकता और इस प्रकार एक बुद्धि का एक संयोग संबंध होता है कि सृजनात्मकता में बुद्धि का भी सहयोग होता है। उसके बाद अगला आता है, वो आता है सृजनात्मकता का मापन। यानी सृजनात्मकता का मापन हो तो सृजनात्मकता के मापन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सृजनात्मकता का मापन, तो सृजनात्मकता का मापन कैसे करें? नंबर एक, सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। दूसरा आता है सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया। किसने किया? गिलफोर्ड ने किया था। तो प्रमुख प्रयास का ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता का जो प्रमुख प्रयास है वो प्रमुख प्रयास किसने किया? प्रमुख जो प्रयास किया था वो गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया? गिलफोर्ड ने किया है। प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया था, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा गेटजेल, टॉरेंस, जैक्सन आदि के द्वारा भी अनेक सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया। यानी सृजनात्मक परीक्षणों का जो निर्माण किया गया, सृजनात्मकता का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया था। इसके अलावा गेटजेल, टॉरेंस, जैक्सन ने भी सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया था। तीसरा आता है भारत में इंदौर के बीके पासी, यानी भारत में इंदौर के बीके पासी द्वारा 1972 में स्कूल बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मकता परीक्षण बनाया गया था। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि भारत में इंदौर के बीके पासी के द्वारा 1972 में स्कूल में बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मकता का परीक्षण किया गया था। तो ये 1972 में स्कूल के सृजनात्मकता का मापन यानी किया गया था। 1972 में स्कूल में बालकों का सृजनात्मकता मापन किया गया, सृजनात्मक परीक्षण किया गया था, वो बीके पासी के द्वारा किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है, सृजनात्मकता मापन के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना है। अगला चौथा आता है, चौथे पे अपने आप को ध्यान देना है। चौथा जो आता है वो आता है अलीगढ़ के बाकर मेहंदी द्वारा सृजनात्मक चिंतन। इस परीक्षण श्रृंखला में 2 परीक्षणों का निर्माण या प्रयोग किया गया। यानी अगला है अलीगढ़ के बाकर मेहंदी द्वारा सृजनात्मकता परीक्षण। तो बाकर मेहंदी परीक्षण आता है, इस परीक्षण का नाम ही बाकर मेहंदी है, ये ध्यान रखना, बाकर मेहंदी परीक्षण। तो बाकर मेहंदी परीक्षण वो क्या सृजनात्मकता का है।
इस परीक्षण श्रृंखला में 2 परीक्षणों का निर्माण किया गया था बाकर मेहंदी के अंतर्गत। तो बाकर मेहंदी के द्वारा सृजनात्मक चिंतन यानी परीक्षण श्रृंखला दो परीक्षणों का निर्माण इसमें किया गया था। 5वां आता है ये परीक्षण कल्पनाशीलता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, विस्तारता का मापन करते हैं। यानी ये परीक्षण क्या करते हैं, कल्पनाशीलता का करते हैं, मौलिकता का करते हैं, धारा प्रवाहिता का करते हैं और विस्तारता का मापन करते हैं। 6ठा आता है सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित है। यानी 6ठा क्या है कि सृजनात्मकता का मापन है वो अपसारी चिंतन पर आधारित है। तो सृजनात्मकता का मापन किस पे आधारित है, अपसारी चिंतन पर आधारित है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता का चिंतन किस पे आधारित है, अपसारी चिंतन पर आधारित है। 7वां है प्रत्येक परीक्षण में समय अवधि 10 मिनट होती है। यानी जो प्रत्येक परीक्षण होता है समय अवधि कितनी होती है, 10 मिनट दी जाती है। यानी परीक्षण के दौरान परीक्षक को 10 मिनट की समय अवधि दी जाती है, 10 मिनट के अंतर्गत उसको ये परीक्षण करना होता है। तो इस प्रकार ये सृजनात्मकता परीक्षण के बारे में, यानी सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि सृजनात्मकता का मापन किस आधार पे किया जा सकता है। नंबर 1 सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। नंबर 2 सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया। इसके अलावा गेटजेल, टॉरेंस, जैक्सन आदि के द्वारा भी अनेक सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया था। नंबर 3 भारत के इंदौर के पासी द्वारा 1972 में स्कूल बालकों की सृजनात्मकता मापन करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण बनाया गया था। तो बी के पासी परीक्षण है, ये बी के पासी के नाम से बनाया गया था 1972 में स्कूल बालकों के परीक्षण के लिए। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, यहाँ बहुत बार ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना है अपना। बी के पासी के बारे में पूछ लेते हैं, इनके सन के बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ के जो बी के पासी परीक्षण है तो बी के पासी के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, बी के पासी के द्वारा ही बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है, इसलिए अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो आता है वो चौथा आता है अलीगढ़ के बाकर मेहंदी के द्वारा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण श्रृंखला में 2 परीक्षणों का निर्माण किया। किसके द्वारा गया, बाकर मेहंदी के द्वारा। बाकर मेहंदी परीक्षण किया गया था बाकर मेहंदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बाकर मेहंदी, यानी बाकर मेहंदी के द्वारा बाकर मेहंदी परीक्षण बनाया गया था। तो ये जो बाकर मेहंदी परीक्षण है ये क्या है, सृजनात्मकता का परीक्षण है। 5वां है ये परीक्षण कल्पनाशीलता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, विस्तारता का मापन करते हैं। यानी ये परीक्षण क्या करते हैं, कल्पनाशीलता का करते हैं, मौलिकता का करते हैं, धारा प्रवाहिता करते हैं और विस्तारता का मापन करते हैं। 6ठा है सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित है। किस पर आधारित है, अपसारी चिंतन पर। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सृजनात्मकता का मापन किस चिंतन पे आधारित है। तो किस पे है, अपसारी चिंतन पे आधारित है, ये ध्यान रखना। बहुत बार ये पूछा हुआ भी है और पूछा भी जा सकता है। तो ये सृजनात्मकता का चिंतन किस पे आधारित है, अपसारी चिंतन पे। अपसारी चिंतन पे आधारित है, ये अपने को ध्यान रखना है कि किस पे आधारित है, अपसारी चिंतन पे आधारित है। तो सृजनात्मकता का अपसारी चिंतन पे आधारित है। 7वां प्रत्येक परीक्षण में समय अवधि वो 10 मिनट रहती है। यानी प्रत्येक परीक्षण किया जाता है तो समय अवधि कितनी रखी जाती है, 10 मिनट की समय अवधि दी जाती है, 10 मिनट यहाँ पे रखा जाता है। तो ये क्या था, अपने सृजनात्मकता का परीक्षण था। इसके बाद ये सृजनात्मकता का एक उदाहरण है परीक्षण का, यहाँ पे सृजनात्मकता प्रदर्शित की जा रही है। तो ये सृजनात्मकता का एक अच्छा उदाहरण है। ये जिस प्रकार एक लकड़ी के माध्यम से नई वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, नई वस्तु का निर्माण किया गया है इनके द्वारा, तो ये इसकी एक सृजनात्मकता है। ये क्या है, सृजनात्मकता है। यानी मौलिक रूप दिया जाता है, मौलिक वस्तु का निर्माण किया जाता है, मौलिक विचारों का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या होती है, वो होती है सृजनात्मकता। उसी को अपने क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। नए चिंतन को, मौलिक विचारों को, मौलिक वस्तु को, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है भी सृजनात्मकता क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे आता है विदेशों में निर्मित परीक्षण। यानी भारत में अभी अपने बात चर्चा कर रहे थे किस में निर्मित, भारत में निर्मित परीक्षणों की अपने चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे अपने विदेशों में निर्मित। जिस प्रकार भारत में यानी सृजनात्मकता मापन के लिए जो परीक्षण बनाए गए हैं, उसी प्रकार विदेशों में भी निर्मित किए गए हैं। तो यहाँ पहला जो आता है विदेशी, वो आता है गिलफोर्ड और मैरीफील्ड के द्वारा निर्मित कॉलेज छात्रों के लिए सृजनात्मक परीक्षण। यानी गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने कॉलेज छात्रों के लिए सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया था। दूसरा टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आता है। किसका आता है,
टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आता है, ये भी विदेश का था। ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसको अपने को ध्यान रखना है, टॉरेंस वाले को। टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण पूछा जाता है, तो इसलिए टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है वो टॉरेंस का है। टॉरेंस ने इसको निर्मित किया था, ये विदेशी है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा आता है हैरिस वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण, यानी हैरिस वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण, वो तीसरा आता है। इसमें हैरिस ने ये इसको निर्मित किया था, हैरिस वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण। ये भी क्या है, विदेशी परीक्षण है, यानी विदेश में ये निर्मित किया गया था। तो विदेशों में निर्मित जो सृजनात्मकता परीक्षण है, इसमें भी अपने को ध्यान देना है। पहला परीक्षण आता है गिलफोर्ड व मैरीफील्ड कॉलेज छात्रों के लिए सृजनात्मक परीक्षण, किसने बनाया था? गिलफोर्ड मैरीफील्ड ने बनाया था। दूसरा आता है टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आता है, ये किसका है? टॉरेंस का है। टॉरेंस ने बनाया था। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण वो टॉरेंस का है। तीसरा आता है हेरिस का, आता है वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण, यानी हेरिस ने बनाया, क्या बनाया? वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण बनाया था। तो ये विदेशों में निर्मित ये परीक्षण है। तो इसलिए कई बार क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे अभी अपने अपने स्वदेशी के बारे में भी चर्चा की, अभी विदेशों के बारे में चर्चा की। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनाया जाता है इस प्रकार बना देते हैं कि निम्न में से विदेशी निर्मित परीक्षण है, तो निम्न में से विदेशी निर्मित परीक्षण ऐसा पूछेंगे तो 3 परीक्षण वहां दिए होंगे, वो भारत के दिए होंगे, और चौथा परीक्षण वो किसका दिया गया? इनमें से दिया होगा। तो यहाँ अपने को पहचान करना है कि चौथा किस पे रखें। जैसे मान के चलो विदेशी वाला दूसरे पे रख देते हैं, टॉरेंस वाला, ये टॉरेंस पूछ लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सही क्या होगा? आपका बी होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि विदेशों का पूछा है तो बी होगा, बाकी ये भारत के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि निम्न में से भारत का भी पूछ लिया जाता है, तो 3 ये देंगे और 1 भारत का देंगे, तो भारत वाला अपने को बताना होगा। ऐसे किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एग्जामिनर कैसे भी विषय वस्तु से क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन हमें इन विषय वस्तु का पता होना चाहिए। यदि हमें पता है तो क्वेश्चन कैसे ही बनाए हम सही करके आएंगे, कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप विषय वस्तु को पढ़ें तो रट्टा लगाने की जगह आपको समझना है, समझ के पढ़ना है अपने को। और यदि आपने समझ के पढ़ लिया तो क्वेश्चन कैसे ही बनाए अपने कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। हम क्वेश्चन वो सही करके आएंगे, हमारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो इसलिए विषय वस्तु को रट्टे नहीं लगाना है, समझ के अपने को करना है। अब भारत में निर्मित परीक्षण आते हैं। अभी अपने विदेशों में निर्मित परीक्षणों के बारे में चर्चा की, अब अपने करते हैं भारत में निर्मित परीक्षणों के बारे में चर्चा। भारत में निर्मित परीक्षण आते हैं कि भारत में कौन से निर्मित किए गए हैं, कौन से परीक्षण भारत में निर्मित हैं। पहला परीक्षण आता है पासी परीक्षण। कौन सा है? पासी का है सृजनात्मक परीक्षण बैटरी, यानी ये पासी ने बनाया था सृजनात्मक परीक्षण बैटरी। दूसरा है बाकर मेहंदी। बाकर मेहंदी का है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ये बाकर मेहंदी ने बनाया था। तो बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, ये ध्यान रखना। पहला है पासी का सृजनात्मक परीक्षण बैटरी, दूसरा है बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। तीसरा है मजूमदार ने बनाया था वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण, ये मजूमदार ने बनाया था। चौथा है वो चौहान और तिवारी, चौहान और तिवारी ने बनाया था सृजनात्मकता परीक्षण, चौहान और तिवारी ने इसको बनाया था। तो इस प्रकार अपने 4 परीक्षणों के बारे में यहाँ होते हैं। पासी का सृजनात्मक परीक्षण बैटरी है, दूसरा बाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, तीसरा मजूमदार वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण है, चौथा चौहान और तिवारी सृजनात्मक परीक्षण आता है। तो इस प्रकार ये 4 यहाँ पे क्या है, ये परीक्षण आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों में पासी का सृजनात्मक परीक्षण बैटरी है, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, मजूमदार का वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण है, और चौहान और तिवारी का सृजनात्मकता परीक्षण है। तो इन चारों को अपने को ध्यान रखना है, ये भारत में निर्मित थे। अब अपने को याद क्या रखना है, ये आप चीजें अपने ध्यान दो। अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन और उच्च स्तरीय होता है। यहाँ अपसारी के बारे में बात की जा रही है। अपसारी ऐसा के चिंतन होता है जो क्या होता है? जटिल होता है, कठिन होता है, उच्च स्तरीय होता है अपसारी, और नया होता है। क्या होता है? नया होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी ऐसा चिंतन, यही अपने अपनी भाषा में अपने कहें कि ऐसा चिंतन जो जटिल हो, कठिन हो, उच्च स्तरीय हो और नया हो, वह क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। अपसारी चिंतन होता है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। यहाँ भी अपने ध्यान रखना है, ये अपसारी के साथ अलावा विकेंद्रीकरण भी पूछ लेते हैं कई बार। तो अपसारी को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक का चिंतन होता है। अपसारी चिंतन किसका होता है? सृजनशील बालक का होता है। ये मैंने पीछे भी मैंने चर्चा की थी कि सृजनशील का जो चिंतन होता है क्या होता है? अपसारी होता है। तो अपसारी चिंतन होता है वो किसका होता है?
सर्जनशील बालक का होता है अपसारी चिंतन होता है वो। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण चिंतन भी इसको कहते हैं अपसारी को। दूसरा है अभिसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी एवं परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस चिंतन को केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। यानी अभिसारी चिंतन में क्या होता है, या अपनी भाषा में यो कहें कि ऐसा चिंतन जो जटिल हो, कठिन हो, उच्च स्तरीय हो और रूढ़िवादी पे आधारित हो, परंपरागत होता हो, तो वो क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। यानी रूढ़िवादी हो, परंपरागत हो, जटिल हो, कठिन हो, वो क्या है? अभिसारी चिंतन है। इस चिंतन को केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन को क्या कहते हैं? केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। यानी किसका होता है? अभिसारी, प्रतिभाशाली बालक का चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है वो प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, दो चीजें हमारे सामने। पहली नंबर एक तथ्य है एक, और दूसरा पहले में क्या है? अभिसारी चिंतन है। तो अभिसारी चिंतन किसका होता है? क्या कहते किसे ऐसे? इसके अपने कई बार क्या होता है, इसकी सीधे ऊपर वाले को ऐसा ऊपर वाला दे देंगे आपको। ऐसा चिंतन जो जटिल है, कठिन है, उच्च स्तरीय है और नया होता है, तो ये उदाहरण है। और नीचे देंगे ये अभिसारी का, अपसारी का, उपरोक्त दोनों कार्य में से कोई नहीं का। तो ये अपने को ध्यान रखना है किसका होगा? अभिसारी का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को पूरे को समझना है कि अभिसारी है क्या। तो ऐसा चिंतन जो जटिल हो, कठिन हो, उच्च स्तरीय हो और नया होता है, वो अपसारी चिंतन कहलाता है। इसको विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी अपसारी को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण चिंतन कहते हैं। तो अपसारी चिंतन सर्जनशील बालकों का चिंतन होता है। दूसरा है अभिसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जो जटिल है, कठिन है, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी और परंपरागत होता है, तो वो क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। इसे केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन को क्या कहते हैं? केंद्रीकृत चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। तो ये दोनों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इस पे पूछे भी जाते हैं। इसलिए अपने दोनों को ध्यान रखना है कि अपसारी किसके लिए होता है और अभिसारी किसके लिए होता है। तो अपसारी सर्जनशील बालकों के लिए होता है, विकेंद्रीकरण होता है। और अब अभिसारी है वो किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। और केंद्रीकृत चिंतन इसको अपने कहते हैं। तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आता है शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व आता है। यानी शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व क्या है, इसको अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि का सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि का सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। यानी औसत से अधिक बुद्धि होगी वो कोई भी बालक है, वो क्या हो सकता है? सृजनशील हो सकता है, सृजनशील बालक हो सकता है। सभी छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित व्यवहार दिए जाएं, तो वे इस गुण के कारण अपनी रचनात्मक शक्ति का भी विकास कर सकेंगे और इस समय वे अपनी अन्य असफलताओं और कुंठाओं को भूल जाएंगे और अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका समाज को दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अपने को सृजनात्मक बालक के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता होती है वो बुद्धि का एक सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है। दोनों का, बुद्धि का और सृजनात्मकता क्या होता है? सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि औसत से अधिक बुद्धि होगी वो कोई भी बालक क्या है? सृजनशील हो सकता है। सभी सभी छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर दिए जाएं और वे इस गुण के कारण क्या अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास कर सकेंगे। इस समय वे अपनी अन्य असफलताओं कुंठाओं को भूल जाएंगे और अपनी विशिष्ट क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका यानी समाज को दे सकते हैं। तो यहाँ अपने को एक ध्यान देना है कि सृजनात्मक बालक है, वो सृजनात्मक बालक होगा, वो क्या होगा? उच्च बुद्धि वाला बालक होगा। यानी सामान्य से अधिक बुद्धि वाला बालक होगा, ये पक्का है। लेकिन प्रतिभाशाली, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो, ये पक्का नहीं है। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, प्रत्येक जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा वो सृजनात्मक हो, वो सृजनात्मक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनात्मक नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक सृजनात्मक बालक है वो क्या होगा? सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि वाला होगा, ये निश्चित है। तो इस तथ्य को भी अपने को ध्यान में रखना है। कई बार क्या है, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है बुद्धि का चरम विकास आता है। यानी बुद्धि का चरम विकास।
जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वह हीन बुद्धि कहलाता है। यानी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हीन बुद्धि कहलाता है। 70 से कम बुद्धि वाला हीन बुद्धि वाला कहलाएगा। इनकी बुद्धि केवल 3 वर्ष तक की बढ़ती है। यानी 70 से कम बुद्धि वालों की बुद्धि लब्धि कितने वर्ष तक बढ़ती है, 3 वर्ष तक बढ़ती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि केवल 8 वर्ष तक की बढ़ती है। यानी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, यानी जो अपने कौन से होते हैं 80 से 89 वाले, तो ये जो होते हैं ये इनकी बुद्धि लब्धि 8 वर्ष तक बढ़ती है। सामान्य बुद्धि लब्धि केवल 18 वर्ष तक बढ़ती है, सामान्य होती है। सामान्य यानी 90 से लेकर के और 110 वालों की बुद्धि लब्धि कितने वर्ष तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक बढ़ती है। और इसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि 18 वर्ष, अति श्रेष्ठ बुद्धि 20 वर्ष और प्रतिभावान बालकों की बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। यानी जो 18 वर्ष तक का श्रेष्ठ बुद्धि है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है, अति श्रेष्ठ वो 20 वर्ष तक बढ़ती है और प्रतिभावान बालकों की बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। तो इस प्रकार बुद्धि का जो चरम विकास है वो इस प्रकार होता है। अपने को ध्यान रखना है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपने को ध्यान देना है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो तो वो हीन बुद्धि होंगे और हीन बुद्धि कहलाता है। ये ध्यान रखना, 70 से कम वाला हीन बुद्धि कहलाता है। इनकी बुद्धि मात्र 3 वर्ष तक की बढ़ती है। यानी 3 वर्ष के बालक की जितनी बुद्धि लब्धि होती है उतनी बुद्धि लब्धि इन बालकों की होती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 8 वर्ष तक बढ़ती है। यानी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी कितने वर्ष तक बढ़ती है, जो 8 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि है उतनी मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि है वो 18 वर्ष तक, यानी सामान्य बुद्धि है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है और श्रेष्ठ बुद्धि 18 वर्ष तक और अति श्रेष्ठ बुद्धि 20 वर्ष तक और प्रतिभावान बुद्धि है वो 24 वर्ष तक बढ़ती है। तो इस प्रकार ये चरम सीमा के इनका अपने को ध्यान रखना, ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि का विकास होता है। इसके बाद आगे आता है, वो आता है निम्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के चरम विकास की अवधि यह बताइए। यानी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि के चरम विकास की अलग अलग अवधि बताई गई है। तो कौन सा वैज्ञानिक क्या बताता है, यहाँ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, उसके नीचे उनकी अवधि दी गई है। पहला जो नाम आता है वो आता है पीटर का। इसका आता है पीटर का। इन्होंने 12 से 14 वर्ष बताई है। पीटर ने 12 से 14 वर्ष बताई। दूसरा नाम ट्रमन का आता है, जिन्होंने 15 वर्ष तक बताई है। तीसरा जो नाम आता है वो ओटिस का आता है, इन्होंने 18 वर्ष तक बताई है। चौथा नाम आता है वो फ्रीमेन का आता है, इन्होंने 20 वर्ष तक बताई है। पांचवा जो नाम आता है वो स्पीयरमैन का आता है, इन्होंने 14 से 16 वर्ष तक बताई है। छठा नाम आता है वो जोन्स का आता है, उन्होंने 16 वर्ष तक बताई है। और सातवां आता है वो किसका आता है, मुनरो का आता है, इन्होंने भी 18 वर्ष तक बताई है। तो एक बार वापिस अपने इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिक यानी पीटर ने कितनी बताई, 12 से 14 वर्ष तक बताई है। और उसके बाद ट्रमन ने कितनी बताई है, 15 वर्ष तक बताई है। ओटिस ने कितनी बताई, 18 वर्ष तक बताई। फ्रीमैन ने 20 वर्ष तक बताई। स्पीयरमैन ने 16 वर्ष तक बताई। जोन्स ने 16 वर्ष तक बताई। मुंदरो ने 18 वर्ष तक बताई। ये तालिका अच्छी प्रकार से आप ध्यान दे लें। कई बार क्या है, विशेष मनोवैज्ञानिक के नाम से बुद्धि लब्धि पूछ जाती है। पीटर 12 से 14 वर्ष बताता है, ट्रमन 15 वर्ष तक बताता है, ओटिस 18 वर्ष तक बताता है, फ्रीमैन 20 वर्ष तक बताता है, स्पीयरमैन 16 वर्ष तक बताता है, जोन्स 16 वर्ष तक बताता है और मुंदरो 18 वर्ष तक बताता है। तो इस प्रकार इनके नाम के आधार पर क्या होता है, इनकी बुद्धि लब्धि पूछ लिया जाता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बुद्धि लब्धि दी गई है। तो इस प्रकार अपने को इसको अच्छी प्रकार से अपने को यहाँ देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप इनको याद कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे क्रिएटिविटी आती है, सर्जनात्मकता। क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता, जिससे सर्जनात्मकता से संबंधित ये तमाम जो तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं तथ्यों से यदि आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपने सर्जनात्मकता के तथ्य थे। और जो केवल स्मार्ट स्टडी क्लास जो 18 है वो पूरी सर्जनात्मकता पे रही और सर्जनात्मकता के महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पे समावेश किया गया है। और यहीं से ही जो महत्वपूर्ण तथ्य समावेश किए गए, इन्हीं तथ्यों से आपके क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सीटेट हो, एचटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, एग्जाम सभी में क्या है, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहीं से अपने को क्वेश्चन, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो पूरी क्लास को आप लगाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए, ताकि आप यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नए जो क्लास आए उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्रत्येक क्लास आप सीरियल वाइज लगाते जाएं ताकि कोई क्लास हमारी छूटनी नहीं चाहिए। यदि क्लास छूटी तो यानी क्लास छूटी तो आपके क्वेश्चन छूटे, मतलब आप खतरे में, यानी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं अपने को, इसी टारगेट के साथ अपने को तैयारी करनी है कि 20 में से 20 साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। तो इसलिए सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी, उसी प्रकार क्लास छूटी तो आपकी यानी ये क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए क्लास छूटनी नहीं चाहिए, न छूटे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय समय पे और आप क्लास लगा लें। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्लासों से आपको बगैर किसी निःशुल्क रूप से आप फायदा इसका उठा पाएंगे और आपको अच्छा लाभ होगा और आपका जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो, यही आशा के साथ एक बार आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लगातार क्लास लगे, इन क्लासों के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप की भी क्लासें आएंगी, एमसीक्यू की क्लासें आएंगी, तो वहां से आप एक अपना रिवीजन भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने कितनी आपकी तैयारी है कैसी है। तो आप उन क्लासों को भी आप लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं, ताकि हमारा फीडबैक हम प्राप्त कर पाए और जो भी टॉपिक हमारा कमजोर रहता है उसको हम रिवाइज करके उसको हम सुदृढ़ कर सकें। तो इसलिए प्रत्येक क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको लगाना है। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस परोपकार के हवन में आप भी आहुति दें, कि जो भी आपके साथी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जानकार हैं, तो उनको भी आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके, निःशुल्क रूप से लाभ उठा सकें और वो भी इन परीक्षाओं में चयन करवा सकें। तो इसलिए लिंक को शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।